Hello friends, good morning to all of you and it's related to the liberalization, foreign investments, ECB, LRS and जो और initiatives हैं उनके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं, राइट? तो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द लिबरलाइजेशन कब हुई थी? 1991 में जब रिफॉर्म्स हुए थे, व्हेन द रिफॉर्म्स वर देयर, ठीक है? तो आपने बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन थी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के ऊपर, क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज के ऊपर, उनको या तो रिलैक्स कर दिया था या आपने रिमूव कर दिया था। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े, कैपिटल इनफ्लो बढ़े और बिजनेस करना आसान हो जाए। अब इसके लिए क्या किया गया? करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ कर दिया गया, कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन दी गई एंड डेलीगेशन पावर्स को डेलीगेट किया गया टू द ऑथराइज्ड डीलर बैंक। सो ये सब चीजें करी गई थी, ठीक है? तो जब फेमा इंट्रोड्यूस हुआ तो इंडिया ने एक लिबरलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज रेजिम को फॉलो किया एंड आरबीआई इसमें सेंट्रल सिस्टम है। अब आरबीआई ने लाइसेंसेस किनको दिए? सबसे पहले ऑथराइज्ड डीलर्स को दिए। ऑथराइज्ड डीलर्स आर द बैंक्स, ठीक है? ये ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, ये बैंक होते हैं जिनको ऑथराइज किया गया है। ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलाउड है, डील कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज में, और इनको ऑथराइज्ड डीलर कहते हैं, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, राइट? एंड ये बैंक जो है वो कस्टमर्स के बिहाफ पर करेंसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, राइट? अब आरबीआई ने कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। कौन सी रिस्ट्रिक्शंस को? लाइक लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को रिमूव कर दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी कि इतना अमाउंट ही कर सकते हो, उनको रिमूव कर दिया, एंड सेक्टरल कैप्स भी कई जगह पर रिमूव कर दिए गए, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज को रिमूव कर दिया गया, राइट? दोस थिंग्स वर डन एंड फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज इंडिविजुअल्स के लिए भी अवेलेबल। नाउ द फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स, लाइक आई टोल्ड यू कि एलआरएस के तहत जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसके तहत कितना अमाउंट अलाउ किया गया है? यूएसडी 2,50,000 का अमाउंट अलाउ किया गया है कि इतने अमाउंट की ट्रांजैक्शंस आप पर फाइनेंशियल बेसिस पर कर सकते हो। यानी कि कुछ एक देखो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं, लाइक वी आर हैविंग द डिफरेंट स्केड्यूल, स्केड्यूल 1 2 3, डिफरेंट स्केड्यूल्स हैं, राइट? अब उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो बेसिकली आपको अलाउड है, कुछ एक ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर आपको मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अप्रूवल लेके फिर अलाउड, और कुछ एक ट्रांजैक्शंस हैं जो प्रोहिबिटेड है, राइट? तो जो एज पर अलाउड ट्रांजैक्शंस है तो डेफिनेटली वो तो आप कर सकते हो ना। दोज आर बेसिकली अलाउड कि आप उन ट्रांजैक्शंस को कंक्लूड कर सकते हो। क्लियर विद इट? क्लियर है चीज, राइट? तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप चाहे बाहर ट्रैवल करने जा रहे हो, एजुकेशन के लिए, इमिग्रेशन एमिग्रेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या फैमिली मेंटेनेंस के लिए, जॉइंट वेंचर आपने अब्रॉड सेटअप करने हैं, इन सभी पर्पसेस के लिए अलाउड है कि आप थ्रू द एलआरएस ट्रांजैक्ट कर सकते हो। यू कैन बी ट्रांजैक्टिंग। क्लियर? आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू कि ये भी अलाउ किया गया दैट यू कैन बी हैविंग द फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हियर इन इंडिया। रेजिडेंट्स को अलाउ किया गया है, रेजिडेंट्स कैन बी ओपनिंग आरएफसी डी अकाउंट और आरएफसी अकाउंट। यानी कि अगर आपका स्टेटस पहले एनआरआई था और अब आप रेजिडेंट हो गए हो तो आप आरएफसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप रेजिडेंट ही हो तो लेट से आपने पैसा एक्वायर किया था या आपको गिफ्ट किया गया एंड यू वांट टू कीप इट विद यू, आप वो फॉरेन करेंसी को मेंटेन करना करके रखना चाहते हो, उसको एक्सचेंज नहीं करना चाहते हो, तो आप आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये अलाउड है, ठीक है? उसमें परमिट किया गया कि आप अपना पैसा रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप लेट से फॉरेन एक्सचेंज अर्नर हो तो आप ईईएफसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट जो होता है, ईईएफसी अकाउंट जिसे हम कहते हैं, उस अकाउंट को ओपन करके रख सकते हो। अब बैंकिंग सिस्टम में भी कुछ एक इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं, राइट? एंड ये कौन कौन से इनिशिएटिव है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू हेटेरोजेनस बैंकिंग सिस्टम। तो आरबीआई ने एक बैंकिंग स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है कि आप डिफरेंट जो नीड्स है उनको सर्व कर सकते हो। एंड अलग अलग तरह के जो बैंक्स हैं उनको क्या किया गया? दोज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड नाउ, लाइक वी आर हैविंग द यूनिवर्सल बैंक, ठीक है, जो हर एक तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं एंड वी आर हैविंग द पेमेंट बैंक्स विद अस, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यूनिवर्सल बैंक जो होते हैं वो फुल सर्विस बैंक्स होते हैं, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर हम बात करें रिलेटेड टू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं, जो फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है उसको प्रमोट करते हैं, राइट? एंड स्मॉल फार्मर्स के लिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए,
एंड जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। देन वी आर हैविंग द पेमेंट बैंक्स। जो पेमेंट बैंक्स हैं वो भी स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं, जो पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं छोटे कस्टमर्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को, लो इनकम हाउस होल्ड्स को। लाइक वो डिपॉजिट को सेट करते हैं एंड फर्दर रेमिटेंसेस कर सकते हैं उनके थ्रू। सो डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर। इससे बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन आपका बेटर हुआ, यानी कि आप जो कोर अनबैंक्ड एरियाज हैं वहां पर भी आप पहुंच पाए, राइट। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें यूनिवर्सल बैंक लाइसेंसिंग के बारे में, तो आरबीआई ने ये बैंक्स अलाउ करे, यूनिवर्सल बैंक्स डेफिनेटली अलाउ करे। एंड कौन कौन से यूनिवर्सल बैंक्स हैं? यूनिवर्सल बैंक कौन कौन से एक्टिविटी करते हैं? बैंकिंग एक्टिविटीज भी करते हैं, डिपॉजिट को सेट किया, लोन प्रोवाइड कर दिया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, फंड ट्रांसफर, ठीक है, पर्सनल लोन्स, हाउसिंग लोन, ये सब चीजें करते हैं, राइट। प्राइवेट सेक्टर बैंक में यूनिवर्सल बैंक कौन कौन से हम कह सकते हैं? लाइक वी आर द एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, राइट। डिफरेंट डिफरेंट है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पीएनबी, एसबीआई, दीज आर द यूनिवर्सल बैंक्स। ये यूनिवर्सल बैंक्स है। और वहीं पर अगर हम बात करें रिलेटेड टू द स्मॉल बैंक्स, तो स्मॉल बैंक्स के केस में अलग बैंक सेटअप किए गए, लाइक वी आर द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अलग अलग स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एंड डिफरेंट पेमेंट बैंक भी है, लाइक एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम सुना होगा, आईपीपीबी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट बैंक्स विच आर अवेलेबल, जिनको लाइसेंस दिया गया, जिससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है वो बेटर हुआ है एंड कंपटीशन जो है वो भी इंप्रूव हुआ है। बिकॉज हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए डिफरेंट तरह का बैंक जो है उसे लाया गया है, विच बेसिकली डील्स इन इट। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द बेसल 3 कैपिटल regulations. Now what are the Basel 3 regulations? एक कमेटी है, दैट इज बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अब इन्होंने गाइडलाइंस दी रिलेटेड टू कि बैंक्स को मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। बीसीबीएस के तहत 3 पिलर हैं, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। जो पिलर 1 है दैट्स रिलेटेड टू मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि कम से कम कितनी कैपिटल आपको चाहिए। सेकंड जो पिलर है दैट इज रिलेटेड टू सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, एसआरईपी बोल देते हैं उसको। एंड जो थर्ड पिलर है दैट्स रिलेटेड टू द मार्केट डिसिप्लिन, यानी कि आपको मार्केट में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। दैट्स अबाउट इट। अब बेसल 3 की नॉर्म्स को फुली वे में इंप्लीमेंट कर दिया गया है इंडिया में। नाउ दैट इज बेसिकली अ वेरी गुड थिंग। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर कैपिटल अवेलेबल है तो आप डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो। आपकी अगर कैपिटल प्रॉपरली मेंटेन्ड है, इट मींस कि अगर कोई लॉस होता है तो आप उसको कवर अप कर सकते हो, राइट। सो दैट्स अबाउट इट। तो इसमें आपको मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, लाइक वी से टू बी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के नाम से इसको जानते हैं, राइट। तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा बेटर होती है, कैपिटल एडिक्वेसी होती है एंड स्टेबिलिटी की तरफ आप चलते हैं। देन इट इज रिलेटेड टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या क्या तरीके अवेलेबल है, कैसे कैसे पैसा आ सकता है? एफडीआई के थ्रू पैसा लगा सकते हो, यस। एफडीआई के थ्रू यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी आ सकता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के थ्रू भी आ सकता है। और जब एफडीआई की बात करते हैं ना, इट मींस वी आर टॉकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। हम लॉन्ग टर्म पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं जब हम एफडीआई के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर नॉन रेजिडेंट एंटिटी या इंडिविजुअल जो है वो कैपिटल लगाता है इंडियन कंपनी में, ताकि वो एक लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन कर पाए, ऑनरशिप कर पाए, उसे हम एफडीआई कहते हैं। नो, एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी होता है, गवर्नमेंट रूट के थ्रू भी होता है। एंड इसी तरह से वी टॉक अबाउट द एफपीआई, एफपीआई बेसिकली शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है। एफपीआई इज फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, लाइक आपके पास पैसा है और आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पैसा लगा दो किसी कंपनी में, किसी और कंट्री में, तो वो एफपीआई होएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी। दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस, आपने पैसा लगाया, पैसा वापस ले गए। फिर बात आती है डिपॉजिट रिसीट के बारे में। डिपॉजिट रिसीट बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। एडीआर जीडीआर जो होता है या आईडीआर जो होता है, दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो फॉरेन डिपॉजिटरी के द्वारा इशू किया जाता है, विच इज इशूड बाय द फॉरेन डिपॉजिटरी। यानी कि अगर मान लो इंडियन कंपनी है एबीसी, अभी चाहती है कि फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टर है ना उनसे भी पैसा उठाया जाए इक्विटी के थ्रू, तो ये अपने शेयर्स रख देगी कस्टोडियन के पास,
एक कस्टोडियन के पास इनके शेयर रखे जाएंगे, उसकी रिसीट दे दी जाएगी ओवरसीज काउंटर पार्ट को, जिसके बेस के ऊपर जो डिपॉजिटरी रिसीट है वो इश्यू कर दी जाएगी ना। डिपॉजिटरी रिसीट के केस में जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी थी वो कौन सी थी? शेयर्स ऑफ द कंपनी एबीसी। शेयर्स ऑफ कंपनी एबीसी आर द अंडरलाइंग सिक्योरिटी, जिसके बेस के ऊपर डिपॉजिटरी रिसीट को इश्यू किया गया। अब ये डिपॉजिटरी रिसीट लिस्टेड है फॉरेन कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वेयर इन्वेस्टर्स कैन बी पुटिंग देयर मनी। ठीक है, तो इन अ वे फॉरेन इन्वेस्टर्स किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स अबाउट द एडीआर एंड जीडीआर। एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जीडीआर होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में लिस्टेड होती है, एंड जीडीआर डिपॉजिटरी रिसीट होती है वो ग्लोबल वाइज में, जैसे लग्जमबर्ग हो गया, कुछ हो गया, ऐसे जो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहां पर लिस्टेड होती है। दैट्स अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। क्लियर विद इट? Then the last one, it's about the foreign institutional investment in security, FII. That is FII. Very important. ये टर्म्स ना आपको बार बार सुनने को मिलती रहती हैं। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री की, राइट। तो डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट में पैसा डालते हैं एक बड़ी मात्रा में, दोज आर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बाहर की कोई बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में पैसा लगा दे, ठीक है, दैट इज बेसिकली व्हाट, वो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। की लिबरलाइजेशन मेजर्स, द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स अबाउट द की लिबरलाइजेशन मेजर्स। अब इन्वेस्टमेंट जो होती है बहुत से सेक्टर्स में अलाउड है, लाइक आप बहुत से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लाइक थ्रू द एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड बहुत सी जगह पर इवन जो कैप्स हैं उनको भी रिमूव कर दिया गया। कैप का मतलब है कि जो लिमिटेशन लगाई गई थी ना उसको भी रिमूव कर दिया गया। लाइक इंश्योरेंस सेक्टर में 74% है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 74% लगा सकते हो, मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% कर सकते हो, डिफेंस में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 74% कर सकते हो, टेलीकॉम में 100% अलाउड है। अब कई जगह ऐसी भी जहां पर अलाउड ही नहीं है, एटॉमिक एनर्जी में नहीं कर सकते, गैम्बलिंग में नहीं लगा सकते, लॉटरी बिजनेस में पैसा नहीं लगा सकते, डेट इज नॉट अलाउड। अब कई जगह पर 100% अलाउड है, लाइक टेलीकॉम में अलाउड है। इन केस ऑफ टेलीकॉम इट इज अलाउड के 100% पैसा लेके आओ लगाओ। एंड बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स से इवन डिफेंस में भी, इवन डिफेंस सेक्टर में भी 74% तक आप क्या कर सकते हो ऑटोमेटिक रूट में, जहां पर अलाउड है वहां पर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप सीधा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपके ऊपर कि आप लेके आओ, बेसिकली ऑटोमेटिक रूट के अलावा बेसिकली आप कहीं से लाओ, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज भी अवेलेबल है। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू एफआईआई एंड एफपीआई। अब एफआईआई क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो जब मैं एफआईआई के बारे में बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग कि आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करते हो। अब पहले क्या होता था कि जो एफआईआई इन्वेस्टमेंट करते थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्वेस्टमेंट करती थी, उनको कैप लगा दी गई थी 24% ऑफ द पेड अप कैपिटल जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। लेट्स से यहाँ पर एफआईआई है और इसने इन्वेस्टमेंट करनी है इंडियन कंपनी एबीसी में। तो एबीसी कंपनी की जितनी पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल बेसिकली रिप्रेजेंट करती है द अमाउंट ऑफ शेयर्स विच हैव बीन फुल्ली पेड बाय द शेयर होल्डर्स। वो पेड अप कैपिटल होती है। लेट्स से पेड अप कैपिटल 1000 करोड़ है, इसकी पेड अप कैपिटल लेट्स से 1000 करोड़ है एबीसी कंपनी की, तो एफआईआई इस कंपनी में सिर्फ 240 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते थे पहले। लेकिन अब ये सेक्टरल कैप के हिसाब से कर दिया गया। अब ये चीज नहीं है, बल पहले ऐसी चीज होती थी, लेकिन अब सेक्टरल कैप के अकॉर्डिंग है कि सेक्टरल कैप के अकॉर्डिंग जो लिमिट है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। अगर मान लो सेक्टरल कैप कहता है कि 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो फिर वो 24% वाली जो लिमिटेशन थी वो रिमूव हो गई। देन इट्स रेडी टू एनआरआई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो यस, एनआरआईज आर अलाउड कि आप रिपेट्रिएशन बेसिस के ऊपर या नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस के ऊपर पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी अलाउड है। जैसे रिपेट्रिएशन बेसिस क्या होता है कि आप पैसा वापस अपने होम टाउन में वापस ले जाओगे, दैट इज रिपेट्रिएशन बेसिस। एंड नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस क्या होता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो आप पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, वो पैसा आप वापस नहीं लेके जा सकते, आप वो पैसा वापस नहीं ले सकते, लेके जा सकते। लेकिन कई जगह पर बेसिकली क्या कहा गया कि जैसे रियल एस्टेट हो गया या फिर प्लांटेशन हो गया, फार्म हाउस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया,
इन जगह पर रिस्ट्रिक्शन रखी गई है एनआरआई इन्वेस्टमेंट के लिए भी। देन इफ वी टॉक अबाउट द डिपॉजिटरी रिसीट, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इंडियन जो कंपनीज हैं वो एडीआर भी इशू कर सकती हैं, वो जीडीआर भी इशू कर सकती हैं। यानी कि अगर इंडियन कंपनी चाहते हैं अमेरिका से पैसा उठाना तो वो एडीआर इशू करेंगी। अगर वो ग्लोबल मार्केट में पैसा उठाना चाहती हैं देन दे विल बी इशूइंग द जीडीआर। फिर वो जीडीआर इशू करेंगी। जैसे ही मान लो इन्फोसिस एंड आईसीआईसी ने एडीआर इशू किए हैं, क्या इशू किए? एडीआर इशू किए ताकि वो फॉरेन कैपिटल को उठा सके। अब एडीआर में पैसा किस में आएगा? इन केस ऑफ एडीआर यूएसडी में पैसा आएगा, और अगर जीडीआर होता तो अब जीडीआर के केस में या तो जीबीपी में पैसा आएगा, या फिर पाउंड में पैसा आएगा, या फिर यूएसडी में पैसा आएगा। अब इसमें किसी भी वे में पैसा आ सकता है, लेकिन एडीआर के केस में 100% आपका यूएसडी में पैसा आएगा। देन इट्स रिलेटेड टू इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। अब क्या ये अलाउ किया गया कि इंडिया की कंपनी जो है बाहर पैसा इन्वेस्ट कर सकती है? यस, इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड भी अलाउ किया गया, जिसको हम ओडीआई बोलते हैं। वी से टू बी ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। दैट इज आल्सो अलाउड। यानी कि इंडियन कंपनीज अगर बाहर पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हैं जॉइंट वेंचर के रूप में, सब्सिडरीज बाहर इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, या फॉरेन कंपनी को एक्वायर करना चाहती हैं, या अपनी कोई ब्रांच ओपन करना चाहती हैं बाहर, तो वो अलाउड है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ओडीआई का? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि भाई आप एक्सपेंशन करवाना चाहते हो, ठीक है, आप फॉरेन मार्केट्स को एक्सेस करना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, राइट? सो दिस इज अलाउड। और ये कैसे कर सकते हो? जॉइंट वेंचर के थ्रू भी कर सकते हो, आप होली ओन्ड सब्सिडरी बना सकते हो बाहर, ठीक है, जहां पर लेट से इंडियन कंपनी की 100% ओनरशिप है फॉरेन कंपनी में, या इक्विटी पार्टिसिपेशन भी हो सकता है कि आपने किसी कंपनी की इक्विटी में पार्टिसिपेशन कर लिया, लेट से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो इक्विटी था आपने उसको होल्ड कर लिया, राइट? ये भी हो सकता है। या इवन डेप्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है कि आपने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज कर लिया, राइट? जरूरी है इक्विटी का पार्ट होता है सिर्फ, ये डेप्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो इंडियन कंपनीज को भी अलाउड है, एलएलपीज को भी अलाउड है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को भी अलाउड है, पार्टनरशिप फर्म्स को भी अलाउड है, राइट? एंड इसकी लिमिट कितनी है? इंडियन एंटिटी की कितनी लिमिट है? आप बेसिकली जो आपकी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट थी उसका 400% तक का अमाउंट जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो बाहर। ओडीआई इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है दैट इज 400% ऑफ इट्स नेटवर्थ। लेट से कोई एलएलपी है, उसकी नेटवर्थ है 100 करोड़ की, तो 400 करोड़ तक बाहर इन्वेस्ट कर सकती है थ्रू द ओडीआई। दैट इज बेसिकली अलाउड। लेकिन रियल एस्टेट पे पैसा नहीं लगा सकता ओडीआई के थ्रू। रियल एस्टेट में पैसा लगाना अलाउड नहीं है, दैट्स नॉट अलाउड। अगर आप बैंकिंग एक्टिविटीज में पैसा लगाना चाहो तो वो भी अलाउड नहीं है, दैट इज आल्सो नॉट अलाउड, राइट? फर्दर, अगर फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर में 1 बिलियन यूएसडी से ज्यादा हो जाती है, 1 बिलियन यूएसडी, 1 बिलियन आई एम टॉकिंग अबाउट, 1 मिलियन इज 10 लाख एंड 1 बिलियन इज 10 करोड़, ठीक है? तो अगर आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है वो 1 बिलियन यूएसडी से ज्यादा हो जाती है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये कैप लगाई गई है ओडीआई के ऊपर, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये लिमिट लगाई गई है। देन दिस इज अबाउट द ईसीबी। ईसीबी इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो अगर आप पैसा उठाते हो बाहर से एंड वो अपने पैसा जो लिया दैट्स बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इयर्स, 3 साल या उससे ज्यादा समय के लिए बाहर से पैसा उधार पर लिया इन फॉरेन करेंसी या फिर इंडियन रूपी फ्रॉम द एंटिटी आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम द एंटिटी आउटसाइड इंडिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? वी से टू बी ईसीबी। और आरबीआई अलाउ करता है कि थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, थ्रू द ऑटोमेटिक रूट आप बाहर से कितना पैसा ले सकते हो? 750 मिलियन यूएसडी का जो अमाउंट है पर फाइनेंशियल ईयर, दिस इज अलाउड। ये आपको अलाउ किया गया कि आप इतना पैसा बाहर से चाहो तो ले सकते हो, दिस इज अलाउड टू यू। ये चीज अलाउ की गई कि इतना पैसा बाहर से ले सकते हो ईसीबी के थ्रू। एंड इसमें एक टर्म यूज की जाती है दैट इज एमएमपी।
MMP होता है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। अब ईसीबी के अलग अलग टाइप होते हैं, लाइक इट कुड बी द कमर्शियल बैंक लोन, बाहर से किसी बैंक से लोन ले लिया। बायर्स क्रेडिट हो सकता है, बायर्स क्रेडिट यानी कि जो बायर था उसने खुद ही किसी बाहर की कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले लिया। सप्लायर क्रेडिट यानी कि सप्लायर ने आपको अलाउ कर दिया क्रेडिट। सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई एफसीसीबी के थ्रू हो सकता है या एफसीईबी हो सकते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड हो सकते हैं, राइट। तो ईसीबी इनके थ्रू हो सकता है। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट जो है इट्स रिलेटेड टू एलआरएस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। आरबीआई ने एलआरएस को इशू किया फॉर द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, फॉर द इंडिविजुअल्स ओनली, कि मेडिकल पर्पस के लिए, फॉरेन एजुकेशन पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए, फैमिली मेंटेनेंस के लिए, अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको पर फाइनेंशियल लिमिट दी गई है, पर फाइनेंशियल लिमिट। और ये पर फाइनेंशियल लिमिट कितनी दी गई है? इट इज यूएसडी 2,50,000, 2,50,000 यूएसडी की आपको जो लिमिट है वो दी गई है, दैट इज बेसिकली गिवन टू यू। ये लिमिट आपके ऊपर इंपोज करी गई है। अब कौन एलआरएस को इस्तेमाल नहीं कर सकते? कॉर्पोरेट्स नहीं यूज कर सकते, सिर्फ इंडिविजुअल कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, कोई भी यूज नहीं कर सकता, सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए स्कीम अवेलेबल है, ओनली एंड ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। आफ्टर दैट इट्स अबाउट द फ्यूचर्स। आपने सुना होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, एफ एंड ओ। दीज आर व्हाट? दीज आर द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, देयर वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। अब करेंसी फ्यूचर में अंडरलाइंग एसेट क्या होगा? दैट विल बी करेंसी। जैसे मान लो एक यूएसडी अवेलेबल है, लेट्स से 92 रुपीज का, 92 रुपीज का एक यूएसडी अवेलेबल है, और आप डील कर रहे हो एक यूनिट ऑफ, 1 यूनिट ऑफ यूएसडी करेंसी ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर्स, एंड 10,000 से मिलाकर के एक यूनिट बन रहा है। लेट्स जस्ट एज्यूम एक यूनिट बन रहा है 10,000 यूएसडी को मिलाकर के, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10,000 यूएसडी इंटू 92, मतलब कि 9,20,000 के करीब। कितनी होगी? 9,20,000 रुपये होगी वैल्यू एक यूनिट की। किसके? करेंसी फ्यूचर के एक यूनिट की वैल्यू। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो आपको पूरा अमाउंट नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ 5% का जो मार्जिन है वो पे करना है। लेट्स से 46,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने हैं, एंड आपकी इन्वेस्टमेंट काउंट हो जाएगी कि आपने 10,000 करेंसी यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब अगर यूएसडी का प्राइस 50 पैसा भी इंक्रीज हुआ, 50 पैसा भी इंक्रीज हुआ, तो आपको 5,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। 5,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा अगर ये इंक्रीज हो गया। और अगर यहीं पर ये डिक्रीज हो गया लेट्स से 0.50 से, तो वहीं पर आपको 5,000 का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू करेंसी फ्यूचर्स। अब ये डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सचेंजेस होते हैं उनके ऊपर फॉलो अप लिया जाता है इनसे, एंड फर्दर दीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज बाय द सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है कि इनका डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द हेजिंग पर्पसेस। आपका जो एक्सपोजर है उसको सेफगार्ड करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये मूव तो करते हैं करेंसी, अंडरलाइन करेंसी के हिसाब से, लेकिन सेम मूवमेंट नहीं होती, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होती है। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, सो एज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। सेफगार्ड करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हो, दीज कैन बी यूज्ड। देन इट इज अबाउट द आईडीआरस, दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इट इज अबाउट द आईडीआरस यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब जैसे हमने एडीआर जीडीआर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आईडीआर है। लेट्स से एक फॉरेन कंपनी एक्सवाइजेड, देयर इन यूएसए, एंड वो इंडियन इकोनॉमी से पैसा उठाना चाहती है इक्विटी के थ्रू। व्हाट दे विल बी डूइंग? अपने शेयर्स को रखेंगे कस्टोडियन के पास, एंड फर्दर रिसीट दे देगा कस्टोडियन इंडियन काउंटर पार्ट को, और इंडियन काउंटर पार्ट जो है इस रिसीट की सिक्योरिटी के बेस पर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर देगा
ऑफ द कंपनी XYZ विच विल बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो जब इंडियंस इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, दैट्स बेसिकली गोइंग टू द कंपनी XYZ। तो ये आइडिया रिप्रेजेंट करता है एक कंपनी के शेयर्स को जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड किए जाएंगे। क्लियर? तो ये कंप्लीट एक डेफिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, राइट? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। एंड अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ फाइल चाहिए तो सिंपली लिखो फॉरेक्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।